आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एडवाइज़र विजय चौहान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मेरे पास ये एक बेयर एक्ट है यूनिवर्सल का, हम इससे ही कवर करेंगे। सेक्शन 1 शोर्ट टाइटल के बारे में बताता है, इसके एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड सेविंग्स के बारे में। एंड सेक्शन 2 जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसमें ऑफर, एग्रीमेंट, प्रोमिस, कंसिडरेशन, इन सब के बारे में डेफिनेशन, उनकी डिटेल अच्छे से दी गई है। तो चलिए मेरे साथ हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट सेक्शन निकाल के चलेंगे। फर्स्ट सेक्शन क्या बोलता है? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो ये एक्ट है 1872 में लागू हुआ था। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया and it shall come into force on the first day of September 1872। फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 को ये लागू हुआ था और ये होल ओवर इंडिया में लागू होता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड एंड एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंस unless a contrary intention appear from the context। इसमें क्या बोला गया है कि जो इस पूरे एक्ट के अंदर वर्ड और एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं उनका मतलब इन क्लॉजेस के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए क्या बोलता है? When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something। when one person signifies का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, किसी को बताना। signifies एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। टू अनदर, किसी दूसरे आदमी को। his willingness, इच्छा, किसी दूसरे आदमी को, वह एक आदमी किसी दूसरे आदमी को अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, वो एक्सप्रेस बोल के कर रहा है या इम्प्लाइड किसी एक्ट के द्वारा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिग्निफाइज करना। टू अनदर हिज विलिंगनेस, इच्छा प्रकट करता है। टू डू, कि कुछ करने के लिए, और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, और कुछ ना करने के लिए, कुछ ना करने के लिए। एब्सटेन होता है रोकना, फ्रॉम डूइंग समथिंग भाई कुछ करने से रोकने के लिए। विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, ऑब्टेनिंग प्राप्त करना। विद ए व्यू, कि उसकी इच्छा है कि वो उससे प्राप्त करे एसेंट, उसकी सहमति। ऑफ डेट द ऑर्डर टू सच एक्ट और एब्सटेंस, ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। क्या कहता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा प्रकट करता है कुछ करने और ना करने के लिए, और वह चाहता है कि वह उस पर अपनी सहमति दे, तो इसको बोलते हैं प्रपोजल। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए हमें प्रपोजल की डेफिनेशन बताता है। सेक्शन 2 क्लॉज बी। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted become a promise। क्लोज बी में प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस होती है और फिर वो प्रॉमिस बनती है। हम इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। When the person to whom the proposal is made, जब वो पर्सन जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया था, सिग्निफाइज हिज एसेंट, अपनी सहमति दे देता है उस प्रपोजल के ऊपर। जो प्रपोजल हमने क्लोज ए में बनाया था उसके ऊपर अपनी सहमति दे देता है। दिस प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, इसे हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। और जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो यह एक प्रॉमिस बन जाता है। क्लोज भी हमें प्रॉमिस के बारे में डेफिनेशन बताता है। सेक्शन 2 क्लॉज सी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर। जिसने प्रपोजल बनाया है उसको हम बोलते हैं प्रोमिसर। एंड द पर्सन
एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। जिसने प्रपोजल बनाया है वो प्रोमिजर होता है और जिसने एक्सेप्ट किया है उसे हम प्रोमिजी बोलते हैं। ये बात कहाँ लिखी हुई है? क्लोज सी में। प्रोमिजर की डेफिनेशन ए में, क्लोज ए। प्रोमिसी की क्लोज बी, क्योंकि प्रोमिसी क्या करता है? क्लोज बी के अकॉर्डिंग है तो एक्सेप्ट करता है, और प्रोमिजर क्लोज ए में अपना प्रपोजल देता है। सेक्शन 2 क्लोज डी। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstains from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for promise। ये consideration की डेफिनेशन क्लोज डी में लिखी हुई है, इसको हम थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिस, जब प्रोमिस की इच्छा के अनुसार, डिजायर होता है इच्छा, जब प्रोमिस की इच्छा के अनुसार द प्रोमिसी, जिसने एक्सेप्ट किया है, प्रोमिसी जिस पर्सन ने एक्सेप्ट किया है उस वो पर्सन, और एनी अदर पर्सन या कोई भी दूसरा व्यक्ति, हैज डन काम करता है, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब कोई काम नहीं करता, और डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग कुछ काम करेगा या कोई काम नहीं करेगा, और प्रोमिस टू डू या वो प्रोमिस करता है कुछ करने के लिए, और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग या वो प्रोमिस करता है कुछ ना करने के लिए। समथिंग सच एक्ट, इस प्रकार का एक्ट या कार्य, और एब्सटिनेंस और कोई भी प्रोमिस इज कॉल्ड ए प्रोमिस, इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन। तो ये सच एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रोमिस कंसिडरेशन कहलाता है। कंसिडरेशन एक बार दोबारा से हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रोमिसर की इच्छा के अनुसार प्रोमिसी और कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है या कोई कार्य नहीं करता, या कोई फ्यूचर में कार्य करेगा नहीं करेगा, या वह प्रोमिस करता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, इस प्रकार का कोई भी कार्य और प्रोमिस कंसिडरेशन कहलाता है। सिंपल वर्ड में हम इसको ये बोल सकते हैं। ये था हमारा सेक्शन 2 क्लोज डी। नेक्स्ट हमारा क्लोज है क्लोज ई। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एवरी प्रोमिस, कोई भी प्रोमिस, और सेट ऑफ प्रोमिस, बहुत सारे प्रोमिस एक साथ जो एक दूसरे के लिए किए गए हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। ये डेफिनेशन थी सेक्शन 2 क्लोज ई के अंदर। क्लोज एफ, प्रोमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिस। रेसिप्रोकल प्रोमिस को सिंपल वर्ड में बोले तो वादे के बदले वादा, कि मैं आपको ये करने के लिए प्रॉमिस करता हूँ, आप मेरे लिए ये करें। जैसे फॉर एग्जांपल शॉपकीपर ने बोला कि अगर आप मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं आपको ये आइटम दूंगा, तो 100 रुपये जो मैं दूंगा वो मेरी तरफ से प्रॉमिस है, और जो वो आइटम देगा वो उसकी तरफ से प्रॉमिस है। अगर मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ कि मैं अगर उसको 100 रुपये देता हूँ तो वो मेरे को अपनी आइटम देगा, तो इसको बोलते हैं वादे के बदले वादा, मतलब रेसिप्रोकल प्रोमिस। प्रोमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वादे के बदले वादा। एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अगला हमारा क्लोज है एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, कानून के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं वॉइड। वॉइड अब क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको डिटेल मिल जाएगी। वॉइड का मतलब होता है कि हम उस जो एग्रीमेंट है उसको कोर्ट के अंदर एनफोर्स नहीं करवा सकते, उसका कोई भी लीगली एग्जिस्टेंस नहीं रहता, तो इसको हम बोलते हैं वॉइड। जहाँ पे कोई एग्रीमेंट का लीगली एनफोर्सेबल नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग, उसको हम वॉइड बोल देंगे। क्लोज एच, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट
एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो वॉइड बन जाएंगे। जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, हमेशा एग्रीमेंट ही वॉइड होता है, क्योंकि जो एग्रीमेंट वॉइड होगा वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला भी गया है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे, बट सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसके अंदर कुछ एग्रीमेंट वॉइड होंगे, और जो वॉइड होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, इसलिए डेफिनेशन दी गई है। क्लोज आई, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है एट द ऑप्शन ऑफ वन, किसी एक और मोर, किसी एक या एक से ज़्यादा पार्टी की तरफ से, बट नॉट द ऑप्शन ऑफ द अदर। एक पार्टी की तरफ से वह एनफोर्सेबल है, बट दूसरी जो पार्टी है उसकी तरफ से एनफोर्सेबल नहीं है। और अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है उसको कोर्ट के अंदर जो एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जिसे नुकसान हुआ है, जिसके साथ प्रॉब्लम है, जिसको उस एग्रीमेंट की वजह से हानि हुई है, उसको बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी की तरफ से ही वो एनफोर्सेबल है, बट जो दूसरी पार्टी है उसकी तरफ से एनफोर्सेबल नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। A contract which ceases to be enforceable by law become void when it ceases to be enforceable। इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पहले एनफोर्सेबल बाय लॉ था बट अभी उसकी एनफोर्सेबिलिटी ख़त्म कर दी गई है, तो जब उसकी एनफोर्सेबिलिटी व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्स, जब उसकी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ ख़त्म हो जाएगी उसी टाइम यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो कोई भी पार्टी इसको वॉइड एनफोर्सेबल नहीं करवा सकती। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि ए बी को अपना एक घोड़ा बेचेगा, बट क्या हुआ जब एग्रीमेंट जब बना तब तो घोड़ा सही था, बट कुछ टाइम के बाद घोड़े की हेल्थ इश्यू की वजह से घोड़े की डेथ हो जाती है। तो इसे तो ये क्या हो जाता है? सीज टू बी एनफोर्सेबल, कि अब हम इसको कानून के अंदर एनफोर्सेबल नहीं करवा सकते, क्योंकि जब बी ए के पास घोड़ा ही नहीं रहेगा तो वो बी को क्या देगा। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड हो जाते हैं। और वॉइडेबल जैसे एक पार्टी की तरफ से एनफोर्सेबल होगा, दूसरी पार्टी की तरफ से एनफोर्सेबल नहीं होगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ए ने बी के ऊपर गन रख दिया और बोला कि मेरे साथ एक एग्रीमेंट करो, अपना हाउस मुझे सेल करो 1,000 रुपये में। जो 1 करोड़ रुपए का था उसने बोला कि 1,000 रुपये मेरे को ये तुम्हारा हाउस दे दो। तो तब तो उसके ऊपर गन रखी हुई थी, तो बी ने क्या किया, अपनी गन की डर से ए को वो हाउस जो था एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि हाँ मैं आपको ये हाउस सेल कर रहा हूँ 1,000 रुपये में। बट यहाँ पे प्रॉब्लम किसको हुई है? प्रॉब्लम बी को हुई है, क्योंकि उसके ऊपर गन रखी हुई थी और उसने 1 करोड़ का अपना घर 1,000 रुपये में दे दिया था। तो बी को बोलेंगे एग्रीव्ड पार्टी, जिसको हानि हुई है, जिसको प्रॉब्लम हुई है। तो ये हुआ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी की तरफ से, कि मतलब अब बी जा सकता है कोर्ट के अंदर कि भाई मेरा जो था हाउस ए ने गन रख के मेरे से ले लिया था। तो इस टाइप के होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको एग्जांपल दूं, वॉइड जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, किसी भी टाइप के इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जैसे ड्रग्स के हो गए या किसी को मारने के। जैसे मैंने किसी को ए ने बी को पैसे दिए, सुपारी दी कि भाई तुम सी की डेथ कर दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो बी क्या करता है, सी को मार देता है। तो उसके बाद ए पैसे देने से मना कर देता है। तो ये जो है इलीगल एग्रीमेंट हुआ। और अब बी जाता है कोर्ट में कि भाई मैंने इसका मर्डर कर दिया और बी हमारी ये बात हुई थी कि ये मुझे पैसे देगा। तो इस टाइप के जो भी एग्रीमेंट हैं वो वॉइड होते हैं। तब कोर्ट उसको थोड़ी ना बोलेगी ए को कि भाई तुम इसको पैसे दो, क्योंकि उनका जो मोटिव था वो इलीगल था, इलीगल काम के लिए पैसे दिए गए थे। तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट होंगे वो वॉइड होंगे। और जो वॉइडेबल होते हैं, वॉइडेबल एग्रीमेंट मोस्टली फ्री कंसेंट के, जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं होती उस टाइप के एग्रीमेंट को वॉइडेबल
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जहाँ पे फ्री कंसेंट ना होने की वजह से एग्रीमेंट हुए हैं, ये सब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। तो व्यूवर्स, ये था हमारा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का इंटरप्रिटेशन क्लोज एंड शोर टाइटल सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 3, 4 एंड आगे के भी सेक्शन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियोस में इन सब के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पूरे सेक्शन कवर करूँगा विद एग्जांपल्स, और आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। साथ ही मैं हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी एक अपनी प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लीगल नॉलेज पाने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं कमेंट करके, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ मैं आपके साथ इंडियन पिनल कोड, मुस्लिम लॉ एंड हिंदू लॉ के भी सभी सेक्शंस को एक्सप्लेन करूँगा और उसके एक एक प्रोविज़न को आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी एडवाइस लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में लिखकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।